आप सभी गणमान्य लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनुज सारस्वत गंगा नगरी देवनगरी हरिद्वार से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सबसे पहले मैं इस मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिसने मुझे लाइव आने का निमंत्रण दिया। अभी लाइव हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं? रीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट में आके ज़रूर बताएं। कार्यक्रम 7:30 से शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वयं प्रभा जी आपका। बस कुछ ही क्षणों में हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मौसमी जी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। भगवती मैम नमस्कार। विनोद जी को सादर नमस्कार। नीरू जी को काफ़ी नमस्कार। चलिए मैं एक बार पुनः परिचय करा देता हूँ। मैं अनुज सारस्वत गंगा नगरी हरिद्वार से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि विदित है कि मैं इस मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे लाइव आने का निमंत्रण दिया। मौसमी जी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने ही एक प्रोत्साहन दिया था। और धन्यवाद करना चाहूँगा प्रतिभा मैम का जिन्होंने दिन रात एक कर रहे हुए हैं इस काव्यांचल मंच के लिए और एक से एक नगीनों को समेटा है अपने पिटारे में। यह मेरा लाइव का प्रथम प्रयास है किसी भी मंच पर के लिए, तो कुछ त्रुटि होने की संभावना रहेगी। आशा है आप लोग क्षमा करेंगे। तो इस सेशन में मेरी छोटी छोटी कुछ रचनाएं हैं जो कि एक मैंने आज ही लिखी है देशभक्ति के ऊपर, बाकी मेरी कुछ प्रकृति और पर्यावरण के ऊपर हैं। तत्पश्चात एक मेरी लघु कथा है। ये आज का पूरा कार्यक्रम है।
तो जी प्रारंभ करते हैं अपनी पहली देशभक्ति की कविता के लिए, जिसका शीर्षक है ये तिरंगा है मेरी शान। ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। ये तिरंगा है मेरी शान, ये तिरंगा है मेरी शान, जिसकी आज़ादी को हुए कई वीर कुर्बान। ये तिरंगा है मेरी शान, ये तिरंगा है मेरी शान। कई माओं ने खोए थे अपने सपूत, कई माओं ने खोए थे अपने सपूत। मिट गया सिंदूर माथे का, मिट गया सिंदूर माथे का, सूखा आंचल का दूध। ये तिरंगा है मेरी शान, ये तिरंगा है मेरी शान। ये वाक्य जब का है, जब सैनिक के घर की स्थिति का वर्णन कर रहा है। तो चलिए अब चलते हैं रणभूमि की ओर, जहां पर सैनिक किस तरीके से रणभूमि में दुश्मनों से लोहा लेता है। सुन गरज तोपों की हिल जाए पर्वत भी, सुन गरज तोपों की हिल जाए पर्वत भी, वो मां भारती का लाल खड़ा था अचल, वो मां भारती का लाल खड़ा था अचल, जिसको ना डिगा पाई दुश्मन की ललकारें, जिसको ना डिगा पाई दुश्मन की ललकारें। बना महाकाल कर विनाश, बना महाकाल कर विनाश, वो दुश्मन का कर रहा भयंकर हुंकारें। खाई गोली हाथों पर, खाई गोली हाथों पर ना झुके अडिग मन के हाथ। खाई गोली हाथों पर ना झुके अडिग मन के हाथ। चलाकर बंदूक पैरों से, चलाकर बंदूक पैरों से, दिखा रहा वो अपने जज्बात, दिखा रहा वो अपने जज्बात। आज खेली होली लहू से, कर दुश्मन के दांत खट्टे। आज खेली होली लहू से, कर दुश्मन के दांत खट्टे। देख भैरव का वो रूप, देख भैरव का वो रूप, देख भैरव का वो रूप, दुश्मन भी रह जाएं हक्के बक्के। मारे उस अकेले ने 50-50 दुश्मन, मारे उस अकेले ने 50-50 दुश्मन। आज आज भारत माता भी कर रही उसे नमन, आज भारत माता भी कर रही उसे नमन। सो गया वो सपूत लहू के झूले में, सो गया वो सपूत लहू के झूले में। आंखें प्रसन्न थी होठों पर थी मुस्कान, आंखें प्रसन्न थी होठों पर थी मुस्कान। लग रहा ऐसे कि पा गया वो अपनी मंजिल, लग रहा ऐसे कि पा गया वो अपनी मंजिल। कर लिया फतेह यह जीवन होके अमर हासिल, कर लिया फतेह ये जीवन होके अमर हासिल। ये तिरंगा है मेरी शान, ये तिरंगा है मेरी शान, जिसकी आज़ादी पर हुए वीर कुर्बान। ये तिरंगा है मेरी शान। तो ये मेरी देशभक्ति के ऊपर पहली ये पंक्तियाँ थीं, और आप लोग ज़रूर बताइए कि कैसी आपको लगी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी मैम।
जया जी का स्वागत बहुत बहुत। अब कुछ पंक्तियाँ और हैं। ये पंक्तियाँ मैंने कुछ पर्यावरण के ऊपर लिखी हैं। हम लोग जैसे जैसे उन्नति करते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं अपने पर्यावरण के बारे में। और ये देखकर काफ़ी दुख होता है। मैं तो खैर ऐसे ही वातावरण में गंगा किनारे रहता हूँ तो काफ़ी कुछ देखता हूँ, तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। ये सब देखते हुए मैं जाता रहता हूँ, तो उन्हीं मेरे शब्दों को मैंने कुछ पंक्तियाँ बनाई हैं। आशा है आप लोगों को अच्छी लगेंगी। सारा सार यही है कि हम पर्यावरण को ज़्यादा तवज्जो दें और चीज़ों की अपेक्षा। संजीव जी नमस्कार, दीप्ति जी नमस्कार। तो मेरी कुछ पंक्तियाँ। बुजुर्गों ने कहा था जंगल खड़े करो, बुजुर्गों ने कहा था जंगल खड़े करो, हमने बात मानी और कंक्रीट के जंगल खड़े करे। हमने बात मानी और कंक्रीट के जंगल खड़े करे। उन्होंने कहा हो जाएगी हवा दूषित, उन्होंने कहा हो जाएगी हवा दूषित। हम बोले कोई बात नहीं, खरीद लेंगे हवा को भी डिब्बे में भरकर। हम बोले कोई बात नहीं, खरीद लेंगे हवा को भी हम डिब्बे में भरकर। आज वो पथराई बूढ़ी आंखें देख रही थी हमको, आज वो पथराई बूढ़ी आंखें देख रही थी हमको। ये जो हाल फिलहाल में सारा घटनाक्रम सबके सामने ही आया है, किसी के अपने गए हैं और किसी के कोई ना कोई गया है, कोई हम लोग अछूते नहीं रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो बड़े भयावह दृश्य हम लोगों को देखने को मिला। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ, इतना विनाश काल कोरोना के काल में हो जाएगा। तो बस वही को एक वर्णन करा है, तो आगे बढ़ते हैं। आज वो पथराई बूढ़ी आंखें देख रही थी हमको, हम उनसे नजरें चुरा रहे थे, हम उनसे नजरें चुरा रहे थे, क्योंकि जिस डिब्बे पर गुमान था वो भी बेवफा निकला, क्योंकि जिस डिब्बे पर गुमान था वो भी बेवफा निकला। फिर भी उनके, अब आप दयालुता देखिए, आप ये देखिए वो किस प्रकार से उन बूढ़े हाथों ने कैसे संभाला। फिर भी उनके बूढ़े हाथों ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, फिर भी उनके बूढ़े हाथों ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा बेटा अब तो लौट चलो प्रकृति की ओर, और कहा बेटा अब तो लौट चलो प्रकृति की ओर। ये पंक्ति इतनी ही। आगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जाता रहता हूँ गंगा किनारे, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति के निकट हैं। लेकिन कुछ बुरा भी लगता है कि कुछ हरकतें वहाँ ऐसी होती हैं कि दिल दुख जाता है। तो उसी चीज़ को मैंने अपनी पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है। हर रोज तेरा बहना एक कहानी कहता है,
हर रोज तेरा बहना एक कहानी कहता है। आकर गंगा किनारे जो खरीद रहे पानी, आकर गंगा किनारे जो खरीद रहे पानी, वो दे रहे तुझे उलाहना और दिखा रहे नादानी। वो दे रहे तुझे उलाहना और दिखा रहे नादानी, क्योंकि नहीं है मर्म उनको तेरी पवित्रता का, क्योंकि नहीं है मर्म उनको तेरी पवित्रता का। ना जान सके तुझको, ना जान सके तुझको, मानते बस पिकनिक तुझको। ना जान सके तुझको, मनाते बस पिकनिक तुझको। हर कोई अपने मन की यहाँ मनमानी करता है। हर कोई अपने मन की यहाँ मनमानी करता है, क्योंकि गंगा तेरे किनारे पानी बिकता है, क्योंकि गंगा तेरे किनारे पानी बिकता है। तो आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी जी, दीपजीत जी, स्वयं प्रभा जी आपका। अब गंगा किनारे हैं तो थोड़ा बहुत तो उनके लिए भी बनता है, हमारे लिए। हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, जितनी सेवा हो जाए उतना कम है, क्योंकि प्रकृति ने भरपूर हमको सब कुछ फ्री में दिया है, हम उसको बेचने पे आतुर हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और पंक्तियां हैं। इतना दिया है दाता ने, इतना दिया है दाता ने, लाख शुक्र मनाए तो भी कम है। इतना दिया है दाता ने, लाख शुक्र मनाए तो भी कम है। फिर भी इंसाने फितरत कहती है, यह भी कम है वह भी कम है। फिर भी इंसाने फितरत कहती है, यह भी कम है वह भी कम है। अरबों से बढ़कर दिया सूरज, अरबों से बढ़कर दिया सूरज। अनमोल दी ये बहती गंगा, अनमोल दी ये बहती गंगा। देख कर इसकी निर्मल धारा, देख कर इसकी निर्मल धारा, मन हो जाए भला चंगा, मन हो जाए भला चंगा। ये मेरी छोटी सी पंक्ति थी एक। जय नमन जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। अब एक और पंक्ति है। मुद्दतों बाद आज आसमां से हुई मुलाकात, मुद्दतों बाद आज आसमां से हुई मुलाकात। उन्होंने कहा कभी तो निकला करो इस जिंदगी की काल कोठरी से। उन्होंने कहा कभी तो निकला करो इस जिंदगी की काल कोठरी से। क्यों ओढ़े हो, क्यों ओढ़े हो काले बादल जैसी परेशानी इस बेशकीमती बदन में। क्यों ओढ़े हो काले बादल जैसी परेशानी इस बेशकीमती बदन पे। जरा बाहर निकलो और लो तपिश, जरा बाहर निकलो लो तपिश इस सुनहरे सूरज की। भूल जाओ इस लहर जैसे अटखेलियां करते दर्दों को। भूल जाओ इस लहर जैसे अटखेलियां करते दर्दों को। यह तो किराएदार हैं, कभी भी निकाल फेंको और रहो सुकून से। यह तो दर्द के बारे में बात हो रही है, ध्यान दीजिए। यह तो किराएदार हैं, कभी भी निकाल फेंको और रहो सुकून से। क्यों चिंता करना, जब प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है तो उसके साथ अगर हम लोग आत्मसात कर लें तो परेशानियां
कम हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये कुछ पंक्तियां थीं। अलंकृता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक पंक्ति और लिखी थी मैंने, मतलब दुनिया में लोग बाग युद्ध करने पे ज़्यादा आतुर हैं, प्रेम करने पे बहुत कम। तो वही कुछ मन में चला और पंक्तियां बन गई। ये कुछ छोटी सी पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं। युद्ध कहीं और है लेकिन, युद्ध कहीं और है लेकिन शोर कहीं और है। गौर फरमाइए आप। युद्ध कहीं और है लेकिन शोर कहीं और है। खुद के घर में पसरा है मातम, खुद के घर में पसरा है मातम, लेकिन कहीं और की मौत से खुशी मनाते हैं, लेकिन कहीं और की मौत से खुशी मनाते हैं। बंद करो ये दोहरा चरित्र, बंद करो यह दोहरा चरित्र, रहो सुकून से और रहने दो सबको चैन से। बंद करो ये दोहरा चरित्र, रहो सुकून से और रहने दो सबको चैन से। दुआ करो कि ना मरे किसी का बच्चा, दुआ करो कि ना मरे किसी का बच्चा, ना उजड़े किसी का सुहाग, ना उजड़े किसी का सुहाग। शांति का आसरा, शांति का आसरा ही बनेगा सबका सहारा, शांति का आसरा ही बनेगा सबका सहारा। तो ये मेरी कुछ पंक्तियां थीं। और ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी कह रहे हैं कि किराएदार आसानी से नहीं निकलते। देखिए, किराएदार तो किराएदार हैं, आप बॉन्ड भरवा लीजिए। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रतिभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ पंक्तियां थीं जिनको मैंने लिखा था। वैसे मैं अधिकतर कहानियाँ, लघु कथाएं ज़्यादा लिखता हूँ। कविताएं बहुत मतलब कम हैं, लेकिन जो हैं वो आपके सामने हैं। और आशा है आपको कैसी लगी, आप खुद कमेंट में बताइए। और इसके बाद मैं अपनी एक लघु कथा अंत नहीं आगाज, वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। देखिए, जश्न आज़ादी का माहौल है, और अगर आज़ादी की बात है तो भगत सिंह का नाम लिए बगैर ये हो जाए तो ये तो बेईमानी होगा। वो भारत का लाल ऐसा था कि जो क्रांति की अलख उसने जगाई थी, वो भारत का लाल ऐसा था कि उसने ऐसी क्रांति की अलख जगाई कि ऐसी कभी आज़ादी की ज्वाला कभी नहीं देखी गई। तो आइए याद करते हैं उस वीर सपूत को इस लघु कथा के माध्यम से। सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ मेरी स्पष्ट है? थोड़ा कमेंट में बताएं। स्थान स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट, दिनांक 7 अक्टूबर 1930, कटघरे में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। आरोप, सैंडर्स को गोली और असेंबली में बम फेंकना। ये तीनों आपस में खड़े खड़े मजाक कर रहे थे, बिना किसी चेहरे पर शिकन के। तेज मानो बरस रहा था तीनों के चेहरे पर। मुस्कान चंद्रमा की भांति खिली हुई थी।
सुखदेव राजगुरु से बोले, भाई कम से कम आजीवन कारावास तो सुनाएगा ये खूसट। देख देख कैसे गुस्से से देख रहा है, जैसे हमें अभी खा जाएगा। जज की ओर इंगित करते हुए बोले। राजगुरु, भाई गलतफहमी में ना हो, फांसी से कम हमें बर्दाश्त नहीं होगा। जिगरे वाला काम किए हम। धोती उठा के हाथ जोड़ने से अच्छा छाती ठोक कर सूली चढ़े हम। भगत सिंह दोनों की बातें सुनकर जोर से हंसे और बोले, ओ काके, तुसी तो जान हो मेरी। यह सुखदेव चतुर है, चाहता तो यह भी फांसी है, लेकिन राजगुरु तेरी परीक्षा ले रहा कि डर तो ना रहा तू। तीनों जोर से हंसे और इंकलाब का नारा लगाया। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। आप तीनों को जनरल की मौत और असेंबली में बम फेंकने के आरोप में दोषी पाया जाता है, अतः आईपीसी की धारा 121, 302 के तहत सजाए मौत की सजा दी जाती है। फांसी 24 मार्च 1931 को दी जाएगी। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया, लेकिन कटघरे में खड़े तीनों क्रांतिवीरों के लिए यह तो दिवाली थी, और जोर से हंस के बोले जज से, जज साहब इससे कठिन सजा और हो तो वो भी दे दो, लेकिन यह क्रांति रुकेगी नहीं। और यह काया तो छीन लोगे, लेकिन आत्मा को कैसे बांधोगे, जो हमारे बाद भारत के बच्चे बच्चे में स्थापित हो जाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुलिस वाले तीनों को ले जा रहे थे। एक अंग्रेज पुलिस वाला उनसे बोला, डर नहीं लग रहा तुम तीन लोगों को? इतना सुनते ही सुखदेव बोले, बेटा डर तो तुम्हारे आकाओं को लग रहा है, अंग्रेजी हुकूमत को। और हाँ, धन्यवाद कहना फांसी के लिए। सैलाब आएगा और तुम्हें टटपूंजियों की तरह बहा कर ले जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। जेल पहुंचते ही राजाओं जैसा स्वागत किया कैदियों ने, और सब उनके साथ हो लिए। राजगुरु के मन में सवाल उठा, यारों अभी तो अक्टूबर है, फांसी मार्च में है, ये तो नाइंसाफी है। 2-4 दिन में ही दे देते तो सही रहता। भगत सिंह बोले, ओए काके, अंग्रेज सरकार चाहती है दिवाली होली मनाकर जाएं हम, लेकिन इन्हें यह नहीं पता इनका होलिका दहन होना प्रारंभ हो गया है। इतना कहकर सब ठाका लगा के हंसे। जेल में रहने के दौरान तीनों ने अच्छे खाने के लिए आंदोलन किए, अनशन किए। अंग्रेज हर रात हंटर से पिटवाते, चमड़ी भी चिपक जाती थी हंटरों पर, और ऊपर से गर्म पानी डालकर तड़पाते, लेकिन उन रणबांकुरों के हौसले नहीं डिगा पाए। फांसी से कुछ दिन पहले सुखदेव ने भगत सिंह को कुछ लिखते हुए देखा और कहा, दार जी क्या लिख रहे हो? इतना कहकर पर्चा छीन लिया भगत सिंह के हाथ से। उस पर यह लिखा था, जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं, अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दलों के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज ना हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं, लेकिन अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी, और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मिट ही जाए, लेकिन मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह की उम्मीद करेंगी कि मेरा बच्चा भगत सिंह जैसा बने। इससे आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद
इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इतना पढ़ते ही सुखदेव की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सबको इकट्ठा करके लिपट गए भगत सिंह से। भगत सिंह सबके सिर पर हाथ रखकर बोले, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो देश हित में कुर्बान हो रहे हैं। यह रात हम सबकी होली दिवाली है। अंग्रेज सरकार बुरी तरह डर चुकी थी, इसलिए फांसी को एक दिन पहले करने का फैसला किया ताकि विद्रोह ना हो जाए। जब तीनों को ले जाया जा रहा था तब भगत सिंह जेलर से बोले, क्यों बे छछूंदरों, डर गए ना हम जैसे शेरों की दहाड़ से? अभी तो पुत्र यह अंत नहीं आगाज है। तख्त पर पहुंचकर तीनों ने माता के जयकारे लगाने शुरू करे। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। और हंसते हंसते फंदे को चूमते हुए गले में डाल लिया और अनंत मुस्कान बिखेर ली चेहरे पर। और लीवर जल्लाद खींच चुका था। तो ये थी जश्न आज़ादी के माहौल में मेरी तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा ये प्रथम प्रयास था, तो कुछ भूल चूक हो तो क्षमा प्रार्थी हैं हम। और ये बहुत अद्भुत मंच है काव्यांचल, जिसने मेरे को ये एक सुनहरा मौका दिया। और मैं सभी लोगों का पुनः धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मौसमी जी का, प्रतिभा मैम का, कि इन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं अपनी प्रस्तुति आपके मंच पर दे सकूं। अब देखिए, आज़ादी का अभी तक जो मैंने पूरा पढ़ा था। अब कुछ ये बोलना चाहता हूँ कि आज़ादी के दिन आ रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ प्रयास करें, कुछ ना कुछ सकारात्मक कदम उठाने के लिए, जिससे कुछ छोटा मोटा ही किसी ना किसी का भला हो। और हम लोग प्रकृति के क्षेत्र में योगदान देना शुरू करें। अपने घर से ही शुरुआत करें, घरों में ही पौधे लगाएं या आस पड़ोस में, या कैसे भी पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ी पता नहीं, मतलब यह है, जब हम लोग ने ही इतनी विनाश लीला देख ली है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह बड़ा कठिन दौर है और आने वाली पीढ़ी यह सब ना देखे। इसके लिए सब लोग प्रयासरत होकर एक एक पौधा जरूर लगाएं। और हो सके, मैं तो खैर अब शुरुआत कर रहा हूँ, कर भी दिया है कि जिस किसी का जन्मदिन होता है तो मैं एक पौधा उसको गिफ्ट देता हूँ। तो एक छोटा सा प्रयास है, सब लोग कर सकते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। प्रकृति के करीब ही हम लोग जा रहे हैं। और हो सके तो सभी लोग अपने प्रकृति से जो स्थित है, सब नदियां हैं, जो नदियों के किनारे रहते हैं, वहाँ पर गंदगी होने से लोगों को रोकें। जैसे कि मैं भी बोल देता हूँ, जो अभी गंगा जी में जाते हुए कुछ लोग वहीं पर अपने सामान छोड़ देते हैं, पूजा पाठ के नाम पर कुछ ना कुछ डाल देते हैं, तो वो कदापि ना करें। इससे कुछ सब हमारी नदियाँ, जो आप खुद सोचिए कि मतलब कितनी तपस्या से राजा भागीरथ लेकर आए थे इसको धरती पर, और कितनी तपस्या करी थी इसके लिए, और हम उनकी तपस्या को बेकार तो नहीं जाने दे सकते ना। हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। तो आप ज़रूर अपने आसपास जो भी प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका आप ध्यान रखें, अपने बच्चों की तरह ध्यान रखें, तो सहज भाव से सब कुछ आसान हो जाएगा। इसमें जो हम आज वातावरण देख रहे हैं, और सकारात्मक वातावरण की हम उम्मीद करेंगे, और वही सतयुग होगा हमारे लिए।
तो यही सब, बस एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना थी आप लोगों से। अब इतना सब कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सबसे, जी जी, बहुत 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 सुंदर। रंजना जी कह रही है मेरा घर तो पेड़ पौधों से भरा है भाई। अरे इससे, ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, मतलब इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और बहुत अच्छा, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत लोग फेसबुक वगैरह पे भी डालते हैं अपने घरों के फोटो या आसपास के पेड़ पौधे, मतलब वो एक हरियाली अगर आप देख लो तो एक अंदर से जो खुशी निकलती है वो शायद आपको चाहे कोई लाखों करोड़ों दे दे तो खुशी नहीं आएगी वो। लेकिन जो आप हरियाली देखोगे, नदियाँ देखोगे, पहाड़ देखोगे, पहाड़ों पर चलते हुए बादल देखोगे, तो उससे बड़ा आपको आत्मीयता का अनुभव होगा, बड़ी सुख और शांति मिलेगी। यही सच्ची धरोहर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः धन्यवाद सभी लोगों का। आप लोगों ने इतने इत्मीनान से मेरे को सुना। और फिर फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर, मैं तहे दिल से तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, काव्यांजल के लिए। काव्यांजल जैसा मंच बहुत ही अच्छा मंच है। विभिन्न प्रकार की इस पे आप लोक कथाएं या कविताएं मैं देखता रहता हूँ, मतलब बहुत ही नगीने लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी इस पे निरंतरता बनाए रखें। और बिल्कुल आप हमें बिल्कुल सेवा का एक बार अवसर ज़रूर दें। हम तहे दिल से आप आभारी रहेंगे। जी मौसमी जी बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगता है कि होता क्या है कि अब देखिए बातें बढ़ती जा रही हैं, मैं कितनी बार समाप्त कर चुका हूँ, लेकिन अब आप लोगों से जुड़ा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बोल ही दूँ। तो आदमी अपना भाग दौड़ से, अपना लाइफ है, नौकरी है, उसके बाद से वो एक चीज़ अलग है, लेकिन जो आत्मीयता का अनुभव, जो आपकी खूबी निकालती है या फिर आपकी जो इच्छा है करने की, वो ज़रूर करें। एक एक चीज़ ज़रूर करें। मेरे को भी पता नहीं था, मैं तो अपने आप को एक्सीडेंटल लेखक और कवि मानता हूँ। मैं तो मैं कुछ नहीं, मतलब ये समझ लिए लॉकडाउन का ही मैं उपज हूँ। और अब वो निरंतरता बनाए रखी तो आप सब लोगों का सानिध्य रहा है। और बस इसी प्रकार से आप स्नेह बनाए रखिए और प्यार दीजिए, और आशा करेंगे जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। मतलब दिल गार्डन गार्डन कर दिया आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। मतलब आप सब लोग इतने अच्छे नगीने हैं, मतलब जो हर चीज़ को आगे इतना बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो अच्छा लगता है। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे ममता जी आप तो दिग्गज हैं, धुरंधर हैं, हम तो आपसे सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़े थे कल, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था। और आप यकीन मानिए कल मैंने जो प्रोग्राम देखा था, मैं बाहर था ममता जी का, तो मैंने बाइक पर अपना मोबाइल ऑन करवा लिया था वाइफ से, वाइफ पीछे बैठी थी। तो मैंने कहा भाई चलने दो, मैं सुनूंगा। और उसने भी सुना, मैंने भी सुना। तो बहुत अच्छा रहा ममता दी, बहुत बहुत। तो इन्हीं सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। गंगा किनारे वाले या बिना किनारे वाले भी सब बोल सकते हैं, कोई टैक्स नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।
रंजना जी धन्यवाद बहुत बहुत, करुणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बातें तो बहुत करनी है लेकिन समय की कमी है, वरना तो अब सोचिए कहानीकार हैं तो बातों की तो कमी होगी नहीं हम लोगों के पास। लेकिन समय सबको बांध देता है, इसलिए पुनः धन्यवाद, नमस्कार। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।